बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर मीट दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इस मीट का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहां पर टू वे संवाद होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पर संवाद करेंगे। इस दौरान एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन और QR कोड से पंजीकरण पूरे प्रदेश में हुआ है। पूरा कार्यक्रम पेपरलेस यहां पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक के बाद बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए हैं और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जाने का कार्यक्रम है, जहां बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इसका आयोजन हो रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहाँ टू वे संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर टू वे संवाद करेंगे और इसके दौरान एक ऐप को भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ऑनलाइन और QR कोड से पंजीकरण पूरे प्रदेश में हुआ है और पूरा कार्यक्रम पेपरलेस यहाँ पर किया गया है। तो बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों की बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और अब वो बैठक समाप्त हो गई है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 में जाने का कार्यक्रम है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया है। बैठक के बाद CMR में विधायकों का रात्रि भोज भी यहां पर रहने वाला है। प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होगी। 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। इन कार्यक्रमों को लेकर जनता के साथ भागीदारी पर बात होगी। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 6:30 बजे से व्यस्त हैं। उन्होंने सबसे पहले ऑनर रन का शुभारंभ किया, उसके बाद पदाधिकारियों की मीटिंग ली। अब उनके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरियर मीट में जाने का प्रोग्राम है। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम को विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2 साल पूरे होने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर इस बैठक में विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। उसके बाद CMR में ही सभी मंत्रियों के साथ रात्रि भोज भी यहां पर रहने वाला है। तो शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया है। बैठक के बाद CMR में विधायकों का रात्रि भोज भी होगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होगी। 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायकों और मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन कार्यक्रम आज देशभक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेना के जांबाज जवानों के साथ बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा है। इस दौड़ से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान हमारे वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सभी आज चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र का अनुभव का खजाना बताते हुए कहा कि युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऑनर रन ने आज जयपुर में देशभक्ति की नई ऊर्जा को भर दिया है और यह संदेश भी कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान सदैव सर्वोपरि है। के इस ऑनर रन के इस कार्यक्रम में दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन, इसमें मंचासीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
एवं कर्नल ऑफ द मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम राजस्थान के ऐसे पूर्व नौसेना अध्यक्ष जो राजस्थान से रहे हैं, ऐसे एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी भी हमारे इस मंच पर है। एक बार दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में सभी अतिथिगण, पूर्व सैनिक बंधुओं, यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गुलाबी नगरी में सुबह के समय हल्की सी जो आप देख रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सर्दी है और इसमें जो आपका योगदान है, आपका जो देश के प्रति प्रेम है और हमारे सैनिकों के प्रति, जो पूर्व सैनिक उनके प्रति जो प्रेम है, निश्चित रूप से ये जयपुर वासियों का जज्बा आज देखने को मिल रहा है। ये केवल एक दौड़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, बलिदान और अदम्य भावना का सम्मान करना है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस दौड़ का उद्देश्य फिटनेस, देशभक्ति, कृतज्ञता, अनोखे मिश्रण के रूप में सैनिकों के, पूर्व सैनिकों, नागरिकों के बीच में संबंध सुदृढ़ करने का है। ऑनर रन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि आम नागरिकों को ऐसा मंच मिल सके जहां वे सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से व्यक्त कर सके अपनी एकजुटता। ऐसे वीर जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ देश की रक्षा की, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यह आयोजन हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और उनके योगदान का स्मरण करने का है। यह ऑनर रन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भाइयों बहनों, आज अगर हम अपने आप को निश्चिंत होकर जा रहे हैं, अगर हम सुकून से नींद ले पा रहे हैं, तो इसमें हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और बलिदान का यह परिणाम है। चाहे राजस्थान की तपती रेत हो, हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का किस तरह से समर्पित होकर के काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे अनेक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक केवल सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं है, वो अनुभव का खजाना है। ऐसे लोगों का, हमारे ऐसे पूर्व सैनिकों का अनुभव का लाभ हमें लेना है। आपके 5 दशकों का अनुभव है, रणनीतिक सोच है, इन सबसे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अटूट आपकी निष्ठा है। इस महान विभूतियों ने अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान, सदैव उचित सम्मान प्रदान करें। उनके लिए कुछ कर पाना हमारा सौभाग्य है। आज जब हम इस ऑनर रन का आयोजन कर रहे हैं, तो केवल एक औपचारिकता नहीं, ये हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी हमारे इन सभी पूर्व सैनिकों से निश्चित रूप से हमें सीखना चाहिए। इस दौर में आप सभी भाग ले रहे हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये आयोजन जो रखा है, इसके लिए मैं हमारे सभी अतिथियों का, आयोजकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देखिए, ये हमारे जनरल साहब ने शुरू किया है लास्ट ईयर, और इसके बारे में मैंने राष्ट्रदूत में पिछले साल भी कुछ आर्टिकल लिखा था और रेकमेंड किया था कि ये एनुअल इवेंट होना चाहिए, और जनरल साहब ने ये एनुअल इवेंट कर दिया है विद द कोऑपरेशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि हमारे जो
देशवासी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक लोग जो हैं उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है। और मैं तो नौसेना से हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये देश आजकल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो हमारे सैनिकों के लिए है। वो अपने डेजर्ट में, जंगल में तैनात हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं। और हर एक नागरिक को ये याद रखना चाहिए क्या इनका योगदान क्या है। अगर ये नहीं होते तो आप और हम ये सुकून की ज़िंदगी, ये इतनी बढ़िया प्रोग्रेस जो हो रहा है देश का नहीं होता। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आए और राजस्थान गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, और ख़ास करके हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि ये इवेंट इन्होंने करा है। देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि वेटरन्स के और सैनिकों का योगदान। और अब जयपुर से खबर है, जहां दिल्ली आगार ने फिर बनाया बुकिंग आय का रिकॉर्ड। माह नवंबर में रोडवेज दिल्ली आगार की बुकिंग आय पहुंची 3.54 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष का नवंबर 2024 का 3.45 करोड़ का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। मुख्यालय के 3000 किलोमीटर मार्ग संचालन आदेशों की पूरी पालना यहां पर की गई है। औसतन बुकिंग 10 बुकिंग क्लर्कों की कमी के बावजूद अच्छा प्रबंध यहां पर किया गया। स्टाफ की समर्पित मेहनत से अर्जित हुई इतिहास की सर्वाधिक बुकिंग आय। क्लर्कों ने बिना अवकाश लिए लगातार बुकिंग कार्य किया है। मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार ने स्टाफ की मेहनत की सराहना की है। तो जयपुर से खबर है, जहां दिल्ली आगार ने फिर बुकिंग आय का रिकॉर्ड बनाया है। नवंबर में रोडवेज दिल्ली आगार की बुकिंग 3.54 करोड़ पहुंची। आपको बता दें कि पिछले वर्ष नवंबर में 3.45 करोड़ का रिकॉर्ड था और अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। जयपुर से खबर है, जहां रोडवेज फेडरेशन ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। 250 परिचालकों का मनमाने तरीके से रोके जाने, वेतन जारी करने की मांग को लेकर यहां ज्ञापन सौंपा गया है। मिनिमम 3000 किलोमीटर बस नहीं चलने के कारण यहां पर वेतन रोका गया है। रोडवेज प्रशासन के इस रवैये को कर्मचारियों ने तुगलकी फरमान बताया है और तुरंत वेतन जारी करने की यहां पर मांग उठाई है। साथ ही 500 पदों पर हो रही भर्ती को बढ़ाकर 750 करने की भी यहां पर मांग की गई है। रोडवेज के संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। तो रोडवेज फेडरेशन ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। ओडिशा में आयोजित ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 में आज राजस्थान के ऊर्जा उपलब्धियों की विशेष चर्चा रही। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राज्य के ऊर्जा परिदृश्य और भविष्य के रोडमैप को देश दुनिया के प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने अक्षय और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो आज अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि सीएम कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत राज्य में कंपोनेंट ए और सी के माध्यम से 2470 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त खाटू श्याम जी मंदिर में आता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ी इस दरबार में आते रहते हैं।
इस कड़ी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी अपने समर्थकों के साथ खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण विधि विधान के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिसकी जहां आस्था होती है वह मन्नत मांगता है और प्रार्थना करता है। तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खाटू श्याम मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान श्याम का आशीर्वाद भी लिया। और अब जयपुर से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग खत्म हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों से संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की। हर बिंदु पर पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा इस मीटिंग में की गई है। चर्चा के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ पदाधिकारियों की क्लास भी ली। मीटिंग के बाद सीएम दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। तो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। कई बिंदुओं पर यहां चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान भाजपा मुख्यालय में नए पदाधिकारियों की क्लास भी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने क्लास ली। मुख्यमंत्री का कहना है कि आम जन को हमारे से उस उपेक्षा पर खरे उतरना है। तो आमजन एवं कार्यकर्ताओं को लगे पदाधिकारी जिम्मेदार है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर यहां पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों के संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की। हर बिंदु पर पदाधिकारियों से 1-to-1 यहां पर चर्चा की गई है। कई बिंदुओं की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों की क्लास भी ली। तो कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मीटिंग के दौरान क्लास भी ली। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीटिंग समाप्त करने के बाद बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए हैं। तो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान जाने का अब उनका कार्यक्रम है, जहां बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 का आयोजन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए और कुछ ही देर में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा यहां पर की है। कई संगठनात्मक बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कई पदाधिकारियों की क्लास भी ली। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर मीट। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार से बात की। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार से बात की, उनके काम की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सराहना की। और इस दौरान कई लोगों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। और बीजेपी मीटिंग खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा पहुंचेंगे। कुछ ही देर में वे दुर्गापुरा पहुंचेंगे, जहां बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 में भाग लेंगे। तो आज पदाधिकारियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि नियुक्ति के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों की सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पहली बैठक थी। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। और अब यह बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय से कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा के लिए रवाना हो गए हैं। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम मुनीश कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के यहां पर
निर्देश भी जारी किए गए। एसडीएम ने दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाओं की स्थिति और स्टॉक की जानकारी भी यहाँ पर ली। साथ ही उन्होंने आवश्यक दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और दवा भंडारण को व्यवस्थित रखने के यहाँ पर निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने डिलीवरी कक्ष की साफ सफाई, उपकरणों की स्थिति और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर चिकित्सकों और कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति पर जोर यहां पर दिया गया है। उन्होंने अस्पताल परिसर, वार्डों और कमरों में विशेष रूप से स्वच्छता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी यहाँ पर एसडीएम ने कहा। तो मंडावा सीएचसी का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। दवा वितरण केंद्रों की व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया गया है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के एसडीएम ने निर्देश दिए हैं। और अब बूंदी से बड़ी खबर है, जहां बूंदी के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बवाल हो गया है। अस्पताल के गेट पर शव रखकर परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाफ पर उपचार में लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। परिजनों से लगातार समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो अस्पताल के गेट के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टाफ पर उपचार में लापरवाही का आरोप यहां पर परिजन लगाए जा रहे हैं। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। परिजनों से लगातार समझाइश के जो प्रयास है वहां यहां पर किए जा रहे हैं। तो बूंदी से ये बड़ी खबर है, जहां बूंदी के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है और प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल परिसर में बवाल हो गया है। प्रसूता के जो परिजन है वो अस्पताल के गेट पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और परिजनों से लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम बकरी के मुस्लिम समुदाय ने पीएम में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने रोष जताते हुए इस घटना को सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताया है। अख्तर हुसैन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रकरण में शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर सरेआम परेड करवाने की मांग की है। अख्तर ने बताया कि मामले में पकड़े गए आरोपी फिरोज के प्रति मुस्लिम समाज की कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने संघर्ष समिति से अपील करते हुए कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सर्कल पर नई प्रतिमा लगाई जाए। अख्तर हुसैन सरपंच ग्राम पंचायत बकरी मोला विधानसभा क्षेत्र प्रभासर हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पी में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित करने का जो करते हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं। मुस्लिम मुलजिम फिरोज अली का इस तरह का कृत्य करने पर पूरा मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। हमें हमारा धर्म इस्लाम की तहजीब व तालीम ये इजाजत नहीं देती कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का किसी तरीके से अपमान या खंडित करें। इस तरीके की हमारा धर्म हमें ये इजाजत नहीं देता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने वो संविधान दिया जिस संविधान की बदौलत हम भारत देश में जीवन यापन अभिव्यक्ति की। झुंझुनू जिले के श्री अमरपुरा गांव में अचानक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने सुल्ताना स्थित विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय और चिड़ावा नगर पालिका की दमकल टीम को सूचित किया। सूचना के बाद चिड़ावा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने
अनुसार ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड बढ़ने के कारण आग लगने की आशंका यहां पर जताई रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के खेतों की मेड़ों और सूखी फसल तक आग फैल सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। करौली बाया हिंडौन से महुआ तक लगभग 65 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे संख्या 22 इन दिनों मौत का हाईवे बन चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से रोजाना दुर्घटनाएं यहां पर बढ़ती जा रही है। करीब 2 दशक पहले बनी इस सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वाहन चालक जोखिम भरा सफर करने को यहां पर मजबूर है। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा, जमालपुर और महुआ विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर में टोल बूथ लगे हैं, जहां से रोजाना लाखों रुपए टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सड़क की मरम्मत आज तक यहां पर नहीं कराई जा रही है। हालांकि करीब 1 महीने पहले RSRDC ने 39 करोड़ रुपए का रिपेयर टेंडर भी जारी किया था। इसी बीच महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने इस सड़क की सुध ली है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखकर करौली हिंडौन महुआ स्टेट हाईवे 22 के तत्काल निर्माण और मरम्मत की इसमें मांग की है। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां कालंद्री थाने के बावली गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 5 से 6 घरों के ताले यहां पर तोड़ दिए। एक घर से मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया, वहीं एक मोटरसाइकिल चालू नहीं होने पर छोड़कर फरार हो गए चोर। परिवार के लोग गुजरात निवासी होने के चलते वास्तविक नुकसान का यहां पर नहीं लगा पता। एक साथ 5 से 6 घरों के ताले टूटने से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब अलवर से खबर है, जहां अलवर जिले की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी जहीद खान से 12 बोर की 3 बंदूकें, 315 बोर के 3 कट्टे, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली खोखे, छर्रे और बारूद सहित बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। आरोपी खेतों की रखवाली की आड़ में लंबे समय से हथियार बनाकर आसपास के गांवों में सप्लाई करता था। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार यह कार्रवाई एक SC/ST एक्ट के मामले में हुई फायरिंग की जांच के बाद सामने आई, जब बरामद हथियार वीडियो में दिख रहे हथियारों से मेल नहीं खाए। पूछताछ में आरोपी जहीद खान का नाम बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से DGP सर की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए, और स्पेशली पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश था कि जो रूट कॉज है जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था मालाखेड़ा में, जिसके अंदर की हमने हथियार को सीज किया और जब आगे अनुसंधान किया कि वो सप्लाई कहां से ला रहा है, उसी के तहत मालाखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 6 हथियार जब्त किए, जिसमें कि जाहिद खान जो कि मूलतः फिरोजपुर जिरका का रहने वाला है और अभी मालाखेड़ा में किसी खेत में काम कर रहा था। लंबे समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह बना करके कार्य कर रहा है। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 बंदूक 12 बोर, 3 देसी कट्टे 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस और खाली कारतूस बनने का जो सामान इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं। ये खुद ही जो है एम्युनिशन बनाता था और विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार पहले सप्लाई किया है और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी में लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा और भविष्य में अलवर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करेगा हथियार सप्लाई का, तो पुलिस की पैनी नजर उस पर रहेगी। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये अपनी जो पहचान छुपाने के लिए एक खेत में काम करने का बहाना लेकर के हथियारों को सप्लाई करने का, हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का और एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करने का काम करता था, परंतु पुलिस के इंटेलिजेंस से और सजगता से जो है ये पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसमें एडिशनल SP हेडक्वार्टर, एडिशनल SP ग्रामीण,
सीओ जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उसके अतिरिक्त एसएचओ मालाखेड़ा और उनकी पूरी टीम ने दिन रात लग करके अथक प्रयास से ये कार्रवाई की।